स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रमेय देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह अक्सर एग्जाम में आता है। संभवतः पिछले साल आया था, इस साल भी यानी 2027 में भी पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रमेय है, उस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो नाम से नहीं देगा, उसके लिए आपको इतना सारा स्टेटमेंट देता है। क्या देगा? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए, बी और सी, इसमें किसी एक भुजा यानी BC के समांतर अगर एक भुजा खींच दी जाए, एक रेखा खींच दी जाए DE। अब DE की खासियत क्या है? BC के समांतर रहना चाहिए। BC के समांतर अगर एक रेखा DE खींची जाए तो जो शेष दो भुजाएं हुई, जो यहाँ पे बोला है, तो अन्य दो भुजाएं जो AB और AC, ये जो अन्य दो भुजाएं हैं वे एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी ये जो विभाजन बिंदु हो गया AD, DB और यहाँ पे AE और EC, इनका जो अनुपात होता है वो एक ही रहता है, दोनों का अनुपात बराबर रहता है। कैसे सिद्ध करेंगे? चलो मैथमेटिकली इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बना लेना है। हम इसको पहले बना लिए हैं। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है इस प्रमेय में? प्रमेय का स्टेटमेंट यही है, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय में, इस स्टेटमेंट में, इस कथन में जो कुछ भी दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या दिया है ये आपको अंदर से खोजना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो यदि एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी त्रिभुज दिया हुआ है, अच्छा, तो त्रिभुज ABC के एक भुजा के समांतर, यानी एक समांतर रेखा भी हमारे पास दिया हुआ है जो इस भुजा के समांतर है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है। BC समांतर DE है। ये दोनों भुजा समांतर रहेगा तभी ये प्रमेय काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। इतना हो गया। अच्छा, तब क्या होगा? हमको क्या सिद्ध करना है? अगर समांतर खींचा जाए तो सिद्ध क्या करना है? तो आपको सिद्ध यह करना है कि जो शेष दो भुजाएं हुई यानी AB और AC हुई, तो एक जो उनको दो बिंदु पर, एक D पर और एक E पर, इनको काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि हमको सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि ये जो हमारा भुजा AB था और AC था, तो D और E जो बिंदु हैं या ये जो रेखा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दो खंड बन गए, एक AD बना और इधर DB बना, इधर AE बना और EC बना। तो इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात, ये दोनों बराबर होता है। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होना चाहिए। अच्छा, अब सिद्ध करने के लिए कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन कम रहता है तो हमको कुछ रचना करना पड़ता है। तो चलिए अब हम रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे? रचना में आपका आएगा, रचना यहाँ से आप देख रहे हो D, यहाँ से हम AC पर लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? D से AC पर एक लंब खींचेंगे। तो इसको मैं अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या इसमें रचना हुआ है। तो यहाँ हम इसको ऐसे 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 एक लंब खींच दिए। ये लंब यहाँ पे हो गया, ये लंब के लिए, और एक लंब E से AB पर भी खींचना है। इस तरीके से आप दो लंब खींच दीजिए। और क्या करना है? B को E से मिला दीजिए, B को E से मिला दीजिए, ये हो गया। और D को C से मिला दीजिए, इस तरीके से। इतना हमारा रचना करना होगा। ये रचना करोगे तभी हम आगे सिद्ध कर पाएंगे। अच्छा, तो रचना में हम क्या लिखें? तो रचना में हम लिखते हैं D से MN, है ना, उसका नाम दे देते हैं। तो D से ये आपका हो गया M और इधर हो गया N। तो हम बोलेंगे DM लंब खींचा गया है AC पर और
EN लंब खींचा गया है AB पर। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया, तो DM लंब AC एवं EN, आप यहाँ पे देख सकते हैं EN, ये जो लाइन है वो किस पे लंब है, वो लंब है AB पर। इतना हो गया। अच्छा, खींचा, इतना हमने खींच लिया। और क्या किया है, तो अभी और हमने किया है, B को E से मिलाया है और C को D से मिलाया है। तो लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया। इतना हमने रचना कर लिया। अच्छा, अब जब रचना हो गया, कभी भी प्रमेय सिद्ध करना हो तो पहले दिया है, सिद्ध करना है, और अगर रचना की आवश्यकता है तो रचना, और फिर बात आती है, इसके बाद हम लोग करते हैं प्रमाण। अब इसके लिए हम प्रूफ देंगे कि कैसे हमारा इतना आएगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है प्रमाण, इसको बोलते हैं बॉडी। यह पूरे प्रमेय का यही मेन बॉडी है। ये अगर आ गया, ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, ये आप समझ करके कर लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, क्या करें, तो हमारे पास एक त्रिभुज, यहाँ पे छोटा त्रिभुज बन रहा है ADE, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 9th क्लास में आप लोग इसको पढ़े होंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आपका हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, जब इतना हो गया, अब हम ADE का एरिया निकालेंगे। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हम लोग क्षेत्रफल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। तो AR लिख दिए। एरिया त्रिभुज ADE, ध्यान से देखना, एरिया त्रिभुज ADE। अब आपको खोजना है कि AD में कहीं आधार है, कहीं ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है ना, यही कहलाता है लंब। लंब को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इसमें आपको एक आधार यहाँ पे दिख रहा होगा AD, और उस पर लंब दिख रहा होगा EN। अब तुम कहोगे कि सर आप तो EN लंब AB कहते हैं, तो भाई AB का ही तो पार्ट है, AB का ही पार्ट है AD। तो अगर AB पर लंब है तो उस पर भी लंब माना जाएगा। तो क्या बनता है, 1/2 गुना आधार के तौर पे हमने ले लिया AD, ठीक है, AD, और ऊंचाई के तौर पे यहाँ पे जो ऊंचाई है उसके लिए लंब लिए EN, उसके लिए EN। इतना हमारा हो गया। त्रिभुज AD बराबर 1/2 गुना AD इंटू EN। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आइए, हमने इस त्रिभुज को लिया है, एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, कौन का, BDE, यहाँ पे दिख रहा है त्रिभुज। अब हम इसको लेंगे BDE। तो एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इसका एरिया हम कैसे निकालें, BDE का। तो सेम प्रोसेस, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसके आधार पे हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते जाएंगे। तो इसमें आधार हम किसको माने, तो जैसा कि आपको पता है EN जो है AB पर लंब है, AB का ही खंड AD है और उसी का खंड DB है। तो DB के लिए, DB आधार के लिए यही EN जो है लंब का काम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि सर इसको तो टच नहीं कर रहा है, तो टच करना जरूरी नहीं होता है, वो लंब उसकी बढ़ाई गई रेखा पर भी हो सकता है। जैसे कभी कभी कुछ इस तरीके का तुमको दे दे त्रिभुज और बोले कि यहाँ से लंब खींचो, तो यहाँ से जब लंब खींचना है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और यहाँ से लंब खींचेंगे ऐसे, तो इसी को लंब माना जाएगा इस भुजा के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो BD है उसके लिए लंब का काम कौन करेगा, EN करेगा। तो आ जाइए यहाँ पे, 1/2 गुना DB और गुना में EN, ये आपका हो गया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया। अब देख सकते हो, अब तुम्हारे मन में प्रश्न आया होगा कि सर आप यही दोनों त्रिभुज क्यों ले रहे हैं,
तो देखो मुझे सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं तो उसमें AD आता है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं तब उसमें DB आता है। अब हम इसको इसमें भाग देंगे, ठीक है, अब इसको इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अब एरिया त्रिभुज, ध्यान से देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट भी है। एरिया ADE और बटा में एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE बराबर में इधर क्या होगा, तो जब आप इधर भाग दे रहे हो, इसमें इसका भाग कर रहे हो, तो इधर इसमें इसका करेंगे, यानी 1/2 गुना AD गुना EN। हमने चुपचाप इसको लिखा और बटा में इसको लिखा, क्या है, 1/2 गुना AD गुना AD नहीं है बेटा, DB है ना, DB है, DB गुना EN। अच्छा, अब ये लिखने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर 1/2 को 1/2 से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये आपका कट गया, 1/2 से कट गया। और कुछ कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है, EN को EN से काट सकते हैं, EN से कट गया EN। तो क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास इधर आ चुका है। अब इधर लिखते हैं, तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE, इधर वाला लिख लिए, और बराबर में इधर क्या बचा, तो AD बटा DB, AD बटा DB, ये आपका बच गया। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे, किसके लिए, फिर से त्रिभुज हम लेंगे ADE, और फिर इधर वाला त्रिभुज लेंगे ये वाला, यानी CED, ठीक है। तो आगे फिर से पुनः अब फटाफट लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या, एरिया त्रिभुज ADE बराबर, अब कहोगे कि सर आपने तो ADE का एक बार निकाल चुका है, फिर क्यों, तो उस समय हम आधार AD को बनाए थे, इस बार आधार हम AE को बनाएंगे। अब देखिएगा तब क्या हो जाएगा, तब होगा 1/2 गुना आधार के तौर पे जब हम AE लेंगे, AE तो हमको ऊंचाई के तौर पे DM को लेना होगा, इस पर, इस रेखा पर, यानी AE पर DM लंब है तो गुना में DM। अच्छा, फिर जब इसको लिए तो उस समय तो हम इधर वाला लिए थे ना, अब इधर वाला हम त्रिभुज लेंगे, इधर वाला का मतलब CED या CDE, कोई भी लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज CDE बराबर, उसको भी वैसे ही 1/2 गुना आधार के तौर पे हम EC को लेंगे, EC, और ऊंचाई का काम यही करेगा DM, EC गुना DM, ये हो गया। और फिर से हम इतना बटा इतना करेंगे, रोक दो। चलिए यहाँ तक आपका हो चुका है कि एरिया ADE बराबर 1/2 AE गुना DM, और एरिया CDE बराबर 1/2 EC इंटू DM। अब हम इसमें से इसको भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एरिया त्रिभुज, इसको जरा सा हम हटा दे रहे हैं, उसके बाद इधर है त्रिभुज ADE और बटा में एरिया त्रिभुज CDE बराबर क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू इधर दिया हुआ है, जो हम लोग निकाले हैं, 1/2 AE इंटू DM बटा इधर वाला 1/2 गुना EC गुना DM। अब क्या करें, तो इसमें भी तुम कह सकते हो कि सर कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 1/2 और 1/2, DM से DM कट जाएगा। अब क्या बचा,
तो अब बच गया आपका यहाँ पे, अब आपका बच गया एरिया, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज सी डी ई। यहाँ पे भी त्रिभुज लगा देना। अच्छा, बराबर में इधर क्या बचा, ए ई बटा ई सी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब इस तरीके से हमारा इतना बटा इतना ए डी बटा डी बी निकल गया और इधर ए ई बटा ई सी निकल गया, ए समीकरण 2 हो गया हमारा, ए समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को देखो, बी डी ई, इधर ध्यान दो, बी डी ई और एक इधर लिए थे सी डी ई, यानी इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, उनके लिए एक ही आधार बना हुआ है, उनके लिए डी ई एक ही आधार है और इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज सी डी ई एवं त्रिभुज ए डी ई, पहले ए डी ई को लिखते हैं, ए डी ई नहीं जी, सी डी ई ना, त्रिभुज सी डी ई, ए वाला क्या हम बोले थे, सी डी ई और बी डी ई, जो ये त्रिभुज लिए थे, इस पर ध्यान देना ना, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। यानी इसके बटा में जो है ओ और इसके बटा में जो है ओ, उस पर हमको ध्यान देना है। इसके बटा में क्या है, बी डी ई और इसके बटा में है सी डी ई। लिखने दो इसको फिर से, चूंकि इसको चला के फेंको जी, चल नहीं रहा है, चूंकि त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार DE है ना, एक ही आधार DE एवं समांतर रेखा के बीच हैं, तो अगर ऐसा रहता है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम समीकरण 3 का नाम देते हैं, इसको समीकरण 3 का नाम देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है और समीकरण 3 यहाँ पे है। इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो ध्यान से, ADE बटा DBE या BDE जो बोल लो, और यहाँ पे है ADE बटा CDE। तो इन दोनों को जब तुम देखोगे ना तो लगेगा कि ऊपर वाला पार्ट हमारा बराबर है, बटा के ऊपर वाला देखो ADE और यहाँ पे भी है ADE, नीचे अलग अलग है, लेकिन वास्तव में नीचे वाला भी दोनों बराबर है। वो इससे पता चल जाएगा कि BDE और CDE दोनों बराबर है, यानी BDE और CDE दोनों बराबर है। ऊपर वाला बराबर हो गया, नीचे वाला बराबर हो गया, इसका मतलब पूरा बटा ही हमारा बराबर हो गया। और जब पूरा बटा के ए जो दिया हुआ है और ए जो दिया हुआ है, जब ये पूरा बराबर इसके बराबर, तो ए वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से अगर तीनों को हम एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही हमको लाना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो थेल्स प्रमेय कुछ इस तरीके से आपको सिद्ध करना है, इसी तरीके से डिटो आपको लिखना है, एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।